आदाब नाज़रीन, हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तहसीन मुनव्वर। माना कि वो पहले से दिन और रात नहीं है, तुझ पर वो मोहब्बत की इनायात नहीं है, मेहनत का तेरी तुझको समर दे नहीं पाए, ऐसे भी बुरे मुल्क के हालात नहीं है। बहुत दिनों के बाद हमारे मसाइल में आपसे मुलाकात हो रही है। इससे कबल सियासी जंग हुई जिसमें आपसे मुलाकात थी, इंतखाबी जंग हुई, इंतखाबी फैसला आया और उसके बाद वही पुरानी वाली नरेंद्र मोदी सरकार नए रूप में हमारे सामने आ गई और बहुत ज़्यादा कामयाबी के साथ आई। उसके बाद ये गौर व खौस शुरू हुआ कि ये जो नई सरकार है वो हमारे मसाइल को हल करने में किस कदर चाको चौबंद रहेगी, कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। कुछ लोगों ने इस तरह के खतूत भी निकाल दिए खुले ख़त के, घबराएं नहीं, ऐसी भी बातें हुई। लेकिन कुछ जो दानिश्वरान थे या रहनुमाए मुल्क मिल्लत थे, उन्होंने जो है वज़ीर आज़म के दोबारा अपना ओहदा संभालने को लेकर उनका खैर मकदम किया और ये उम्मीद जाहिर की कि वो आइन की रौ से सभी को साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर आज़म ने भी जो उनका सबका साथ और सबका विकास का मामला था, उसमें एक और सबका विश्वास जो है उसको जोड़कर ये नारा मुकम्मल किया। वो सबका विश्वास यानी सबका एतबार किस तरीके से बहाल हो, अगर नहीं है, और अगर है तो उसे कितना मजबूत किया जाए, इस पर हम गौर करेंगे। हम इस पर भी गौर करेंगे कि अगले 5 बरस हमें किस तरह चलना है, हमें किस तरह अपने आप को मजबूत करना है, हमें किस तरह खुद को आगे बढ़ाना है, किस मैदान में आगे बढ़ाना है कि हमारे मसाइल कम हों। आज हमारे दरमियान ऑडियंस नहीं है और अगले 2-3 हफ्ते भी हम नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे हम आपस में बैठकर गौर व गौस करें, कुछ फैसले लिए जाए, कुछ आगे की राह जो है वो हम जो है चुनें। उसके बाद फिर हम अपने दरमियान ऑडियंस को लाएं जो हमारे यहाँ पर जो माहिरीन आए उनसे सवाल कर सकें। तो आज हमारे दरमियान ऑडियंस नहीं है, लेकिन 4 अहम शख्सियात मौजूद हैं जिनसे मैं आपका तारुफ कराता हूं और इनसे ही फिर हम आगे बात करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के सदर प्रोफेसर अख्तर वासिफ साहब, हम आपका खैर मकदम करते हैं। इसके अलावा हमारे दरमियान मौजूद है बहुत ही सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भी जुड़े रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की डॉक्टर फर्रुख खान साहब, हम आपका भी खैर मकदम करते हैं। इसके अलावा हमारे दरमियान मौजूद हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इंटरनेशनल स्टडीज़ में हैं डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। और ज़फ़र महमूद साहब, डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सरबराह तो हैं ही, लेकिन कौम को आगे बढ़ाने के मामले में इनकी सोच बहुत मस्बत है और मस्बत सोच के साथ ही ये अपनी बातों को आगे लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने बहुत अच्छे चेहरों को ऐसे पॉलिसी मेकर्स में देखते हैं जहां उनकी बहुत असद ज़रूरत होती है। हम ज़फ़र महमूद साहब का भी खैर मकदम करते हैं। प्रोफेसर अख्तर वासिफ साहब, जो बात मैंने कही यहाँ पर अभी, ये जो आइंदा 5 बरस हैं उसको लेकर हमारी सोच क्या होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि वज़ीर आज़म ने जो बात सेंट्रल हॉल में एनडीए के पार्लियामेंट्री लीडर यानी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चुने जाने के बाद कही, उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जिसकी तरफ आपने इशारा किया, उन्होंने वो तो कहा ही, लेकिन 5 साल में पहली दफ़ा उन्होंने खुल के एक बात ये भी कही कि अक़लियतें जो हैं उनके साथ अच्छा मामला नहीं हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें हम विच्छेद करेंगे, मतलब इसको हम बदलेंगे। मैं समझता हूँ ये एक गैर मामूली तौर पे अहम बात थी। नीयतों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है, इसलिए मैं किसी की नीयत पर जब तक कि उसका अमल सामने ना आए कोई शक व शुबा करने का आदी नहीं हूँ। असल बात यह है कि वज़ीर आज़म ने जो कुछ कहा है, क्या वो हमारे लिए आजमाइश है या उनके लिए? ज़ाहिरी बात है, मुसलमानों का मामला ये है कि हमें क्या चाहिए,
और मुसलमान नहीं अक़लियतों को क्या चाहिए, मैं मुसलमानों तक महदूद नहीं रखता बात को। जी जी। वजह ये है इस मुल्क की अक़लियतें जो हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए, और एक चीज़ जिसे मुल्क से हमें निकालना चाहिए वो अक्सरियत के अंदर खौफ की नफ्सियात और अक़लियत में जारहाना मुदाफ़ियत का जज्बा है। ये इस मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो वज़ीर आज़म को इस पे तवज्जो देनी चाहिए, चूँकि माफ़ कीजिएगा पिछले 5 साल में चाहे बड़े बलवे ना हुए हो, दंगे ना हुए हो, लेकिन एक नई सूरत हाल सामने आई तशद्दुद की, जिसे मैं अगर फैज़ के लफ्ज़ों में कहूँ तो निसार तेरी गलियों पे वतन के जहाँ ये रस्म खूब चली है, न कोई सर उठा के चले। इस मुल्क की तामीर और तरक्की में जो हमारा पिदरी वतन भी है और मादरे वतन भी है। ज़फ़र महमूद साहब, जो बात अख्तर वासिफ़ साहब ने कही कि एक जारहाना मुदाफ़ियत वाली बात कही है कि हम एकदम से जो है किसी मामले को लेकर, जैसे अभी हमने देखा पार्लियामेंट में एक तरफ से जय श्री राम का नारा लगा और स्पीकर साहब जो नए स्पीकर हैं उन्होंने कहा भी है कि अब मैं इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करूँगा, लेकिन दूसरी जानिब से फिर अल्लाहु अकबर भी होता है। तो हम क्यों उस ट्रैप में आ जाते हैं? मेरे ख़्याल में जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, नए भी और पुराने भी, वो कोई सब्सटेंशियल बात कहने के लिए तैयारी करके नहीं आते हैं। फिर भी अपनी प्रेजेंस फील करवानी है तो कुछ भी अपना कह दो, तो ये ज़रा बात ठीक नहीं है। और जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं, स्पीकर ने भी उसको कंडेम किया। सेंट्रल हॉल में उन्होंने तब जो तकरीर की थी ना, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ये कह तो रहा हूँ कि आपसे आप विश्वास भी जोड़ना है, लेकिन अपने जो नए इलेक्टेड एमपीज़ थे, जो पुराने थे, उनसे, और अपने जो फील्ड वर्कर्स हैं, अपना जो काडर है, उनको भी उन्होंने एड्रेस करके कहा कि आपको ये चीज़ खाली ख़ुद महसूस नहीं करनी है बल्कि ग्राउंड लेवल पे महसूस करवानी है। ये बात भी कही उन्होंने। लेकिन उसमें ग़ालिबन एक फ़िज़िक्स का एक टर्म है मोमेंटम, कि अगर कोई एक बॉल रखा हो उसको आप पुश कर दीजिए तो आपका फोर्स उसमें लगा तो वो थोड़ी दूर तक चलेगा, लेकिन जब फोर्स का असर ख़त्म हो जाएगा तब भी वो अपने फोर्स से चलता रहता है, उसको कहते हैं मोमेंटम। तो ये जो इलेक्शन के ज़माने का मामला था, उसमें जो फोर्स लगा नेगेटिव फोर्स, वो उसका किसी न किसी हद तक मोमेंटम ग्राउंड लेवल के ऊपर अभी भी चल रहा है। उसके लिए ग़ालिबन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस वज़ीर आज़म साहब को और वज़ीर दाखिला साहब को पुलिस के ज़रिए, और वज़ीर आज़म साहब को अपने अवाम से ये जारी करने पड़ेंगे। तो उसके बाद फिर जो उनका एक नया हौसला है, एक नई उमंग है, जैसा कि ज़ाहिर हो रहा है, वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, पुरानी बातें भूलना चाहते हैं, और हम उसका खैर मकदम करते हैं और चांस मिलना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। हमें भी 2 कदम आगे बढ़ कर के साथ चलने के लिए तैयार रहना चाहिए और चलना चाहिए। लेकिन ये उसको मस्बत तब होगा जबकि ज़मीनी सतह के ऊपर इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए, एडवाइस के ज़रिए वो बात पहुंचा दी जाए बिल्कुल क्लियर कि भाई अब ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। वो भी अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म कहना चाहते हैं मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे वो वहाँ तक पहुँचे ज़रूर। जी हाँ, लेकिन ये कि वो अभी थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है जो कहने में और करने में। वो गैप खत्म करना होगा, तभी वो विश्वास वाली बात पैदा इंटेंशन होगी। साफ है, हमें लग रहा है कि हाँ इंटेंशन ठीक है, लेकिन वो अभी शक नहीं मोमेंटम अभी करना बाकी चाहिए मेरे ख्याल से। अभी डॉक्टर फ़ारूक खान साहब, जो बात अख्तर वासिफ़ साहब ने कही और ज़फ़र महमूद साहब ने भी कही, जो ये सबका विश्वास वाला मामला है, अब जो काम आगे बढ़ना है उसमें हम लोग किस तरह से शिरकत करें कि हम भी उसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक वकील होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि हमें बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस करना होता है। हिंदुस्तान की सियासत में एक अजीबोगरीब किस्म की मजबूरी है। पहले मुस्लिम अपीज़मेंट था, आजकल कुछ रेडिकल जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनका अपीज़मेंट है, जो कि एक टर्मिनोलॉजी बनाई गई। मैं अब उसको नहीं कहता कि वो अपीज़मेंट है। मसला क्या है तहसीन भाई यहाँ पे कि बीजेपी और हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने ये बात ज़रूर कही, लेकिन मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन है, और मैं खुश होऊंगा मैं अगर गलत हूँ, कि ये प्रैक्टिकल होने नहीं जा रहा है। ये जो सोसाइटी में हमने बदलाव देखे हैं, चेंजेस जो देखे हैं, वो इवन हमने UPA 2 के दौरान भी देखा है। प्राइम मिनिस्टर कहते तो ज़रूर हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, उसके 3 दिनों बाद रोज़े अफ्तार पे उनके ही कैबिनेट के मिनिस्टर का
एक अपने ही एलाइज के लिए एक ट्वीट आ गया, हालांकि उसको कंडेम किया गया अनऑफिशियली, ऐसा मैसेज आप लोगों ने दिखाया। अब पता नहीं मुश्किल क्या है, हमें यह भी समझना होगा, लोग कहते हैं कि ये अच्छा है और ये खराब है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इससे मैं सहमत नहीं हूं। उसकी वजह क्या है? आर्टिकल 75 कॉन्स्टिट्यूशन का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करता है। अगर काबीना का एक मंत्री, एक मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट देता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से वो स्टेटमेंट पूरे काबीना का, पूरे कैबिनेट का माना जाता है। जैसा आपने शुरू में कहा कि लोगों ने कहा कि आप डरिए मत, डरा कौन और डरे क्यों? डर तो एक मुसलमान होने के नाते डर तो सिर्फ हम अल्लाह ताला से हैं, और हम क्यों डरे? हमने कोई चोरी की है, कोई डकैती की है? और मैं ये एश्योर करना चाहता हूं आपके इस शो के मीडियम से आपके व्यूअर्स को कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क सारे अटैक्स के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है। आज भी अगर आपकी कोई बात नहीं सुनता है तो अदालतें आपकी बात सुनने के लिए है। हाँ, डेंट हुआ है, डेंट अभी नहीं हुआ था, डेंट इंदिरा गांधी के जमाने में भी हुआ था। तो लेकिन चीजें हर चोट के बाद चीजें मजबूत होकर निकलती हैं। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही है वो बिल्कुल उसको लागू करेंगे। जैसा सर ने कहा कि अपने कैडर को, अपने लोगों को इस मैसेज को कम्युनिकेट करेंगे, और दूसरा उसको इंश्योर करेंगे कि जो वो कह रहे इंप्लीमेंटेशन हो, और ये इंश्योर करेंगे कि वो फार्स बन के न रह जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, यहाँ वक्त तक मुख्तसर वक्फे के बाद हम डॉक्टर सोहराब साहब को भी शामिल करेंगे इस बातचीत में। तुम्हारी जीत पर अब वारने को कुछ भी नहीं, हमारे पास मियाँ हारने को कुछ भी नहीं। लौट कर आते इस मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हमारे मसाइल में हमने ऑडियंस को नहीं बुलाया है। आज हम ख़ास तौर पर गौर व खौस कर रहे हैं, जैसे कि हम करते ही हैं, हम गौर ही करते हैं हमारे मसाइल में अगले 5 बरस हम किस तरह आगे बढ़ें ताकि हमारे मसाइल जो हैं उनका हल निकल सके। इस पर हम गौर करने के लिए आज जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और डॉक्टर सोहराब साहब इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। डॉक्टर साहब, ये जो अब आइंदा के 5 बरस हैं, इसको किस तरह देख रहे हैं? ये मैंडेट एक न्यू इंडिया के लिए मांगा गया था और न्यू इंडिया के लिए दिया गया है। अब वो न्यू इंडिया का नेचर क्या होगा, या डेमोक्रेटिक होगा, सेकुलरिज्म रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, इंक्लूसिविटी इसकी रह पाएगी नहीं रह पाएगी, मल्टीकल्चरलिज्म इंटैक्ट रह पाएगा कि नहीं पाएगा, ये इस पर तय होगा। मेरा ये मानना है, मैं थोड़ा सा दूसरा रास्ता अख्तियार कर रहा हूँ, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जहाँ तक अक़लियत का मामला है, और अक़लियत में खुसूसन मुसलमानों का जो मसला है, अक़लियत में सिर्फ मुसलमान नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ मुसलमानों के हवाले से देखा जाए तो अक़लियत कभी ट्रायस्ट विद डेस्टिनी, जो नेहरू की स्पीच थी और जहाँ से तब्दीली और तरक्की की सफ़र शुरू होती है, उसका कभी हिस्सा रहा नहीं। जस्टिफिकेशन में ये कहूँगा कि उसी ट्रायस्ट विद डेस्टिनी का सफ़र का नतीजा था कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और उनको अपलिफ्ट कराया गया। आज भी प्रोसेस जारी है, लेकिन ये कम्युनिटी शुरू से बिलो सिक्योरिटी लाइन रखा गया, बिलो पॉवर्टी लाइन में ये कभी आया ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि आज हमारा 70, 72, 73 साल में जो इस अक़लियत का, इस मुस्लिम अक़लियत का जो सबसे बड़ा ऑब्सेशंस हैं, वो सिक्योरिटी, तरक्की नहीं है, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। और सिक्योरिटी सिर्फ हमारी जिस्मानी सिक्योरिटी से, फिजिकल सिक्योरिटी से मकसद नहीं है, हमारी हर तरह की जो सिक्योरिटी होनी चाहिए उसकी सिक्योरिटी है। यही वजह है कि जितना गैर महफूज मुसलमान अक़लियत जो है क्लास 1 का है, उतना ही गैर महफूज लेबर क्लास का भी है। नहीं तो क्या ये इस तरह का पहले नहीं रहा? यही कह रहा हूं, मैं तो ट्रायल्स विद डेस्टिनी से सफर शुरू किया था। मैं तो वहां से कह रहा हूं कि वहां से वो एक्सेंचुएट करता जा रहा है, जहां कहां तक उसको उसमें कमी आनी चाहिए, ये मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनना चाहिए अमली तौर पर, तो ये और वो पेचीदा होता जा रहा है। और उसका रिफ्लेक्शन ये है कि मैं आप साहब के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन हम लोग तीनों आदमी जहां रहते हैं क्लासिकल घेटो इलाके में रहते हैं, और वो हमारी चॉइस नहीं है। वहां हमारी रिहाइश जो है वो बाई कंपल्सन बन के रही हुई है। अगर हमको 8 घंटा, 7 घंटा, 6 घंटा सोना है तो हमको वहां रहना पड़ेगा। बाहर नींद नहीं आएगी, सोने नहीं दिया जाएगा। अब हुकूमत हिंद से, मैं वहां नहीं रहता, मैं सोता हूं, ये वहां नहीं रहते, ये भी सोते हैं, हिंद से बहुत से लोग वहां। जी ठीक है, मैं अपनी बात कह रहा हूं, जिसको इनकार करना करे, आप अच्छी बात है कि आप सो रहे हैं, मैं तो नहीं सो पाता।
अब हुकूमत हिंद अगर हमको इस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी से निकालने में अगर कामयाब हो रही है, तब तो मैं कौल और फेल के बीच जो तजाद का चला आ रहा है उसमें देखूंगा कि वाकई में कमी हो रही है, तो मैं जाहिर सी बात है मैं उसको एक कामयाबी मानूंगा। अब ये अमल पर ही मुनहसर करता है, कौल पर मुनहसर नहीं करता है। वासे साहब, जो आईने से मिला आईने पे झुंझलाया, किसी ने अपनी कमी की तरफ नहीं देखा। हमने मुलायम सिंह यादव को लीडर माना, लालू प्रसाद यादव को लीडर माना, ममता बनर्जी को लीडर माना, हमने इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, सोनिया गांधी को, इन सबको लीडर माना और हम इनकी तरफ गए। लेकिन हमें ऐसा नहीं हुआ कि हमें दंगे ना मिले हों। मुलायम सिंह की जब हुकूमत रही है यूपी में तो बहुत दंगे हुए, हर तरह की चीज़ें होती रही हैं। तो क्या जिसकी ये बात कर रहे हैं ग्योटाइजेशन और इसके लिए मजबूर होना, क्या ये वाकई इस वक्त की सच्चाई है और कड़वी सच्चाई? देखिए, एक बात तो मैं ये कहूँगा कि मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ और इसे मैंने बार बार कहा है, फिर दोहराता हूँ कि पिछले 72 साल में इस मुल्क में मुसलमानों की हालत जाड़े की रात में भीगी हुई बकरियों जैसी बना दी गई है, नंबर 1। लेकिन मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता हूँ कि नींद सिर्फ मुस्लिम घेटोज में ही आती है। मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ पैदा हुआ पहले, वो बल्बों का शहर है अलीगढ़, लेकिन मेरी नींद में कभी खलल नहीं पड़ा, एक बात। दूसरे, अब जहाँ रहता हूँ वो गैर मुस्लिम, गैर मामूली अक्सरियत का इलाका है, मुझे वहाँ पर भी नींद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी बात जो मुझे कहनी है, इस तमाम परेशानी के बावजूद शुरू से लेके इस मुल्क में बल्बों की तारीख कोई नई नहीं है। पहले इसलिए हुए तकसीम होनी थी, तकसीम हो गई, उसके बाद उसके नतीजे में हुए। बाद में जो शरणार्थी उधर से आए थे उनकी बाज़ाबातकारी के लिए यहाँ से लोगों को खदेड़ा जाए और उनके लिए जगह बनाई जाए, उसके बाद हुए। उसके बाद जब मुसलमान यहाँ जमने लगे और इक़्तिसादी तौर पे आगे बढ़ने लगे तो रुड़किला, जबलपुर और जमशेदपुर और सागर और जबलपुर में बल्वे हुए जी, ताकि उनको इक़्तिसादी तौर पे कमज़ोर किया जाए। बाद में दूसरी वजूहत से भी बल्वे हुए और सबसे बड़ी परेशानी ये हुई कि बकौल शायर कत्ल क्यों हो गए हम पे इल्ज़ाम है, कत्ल जिसने किया है वही मुद्दई। काज़ी शहर ने फैसला दे दिया, लाश को नजर जिंदा किया जाएगा। वकीलों में अब ये बहस चढ़ गई, ये जो कातिल को थोड़ी सी जहमत हुई, ये जो खंजर में हल्का सा खम आ गया, इसका तावान किससे लिया जाएगा जी। तमाम ये सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन इसके साथ एक और हकीकत की तरफ आप उसका इनकार नहीं कर सकते कि इस मुल्क की गालिब तरीन हिंदू अक्सरियत सेकुलर है और आपकी हर लड़ाई उन्होंने लड़ी है, माफ़ कीजिएगा, और आपकी और मेरी एक कमज़ोरी है, उसका भी एतराफ़ कीजिए, यहाँ पर अपना एहतसाब कीजिए। आपके नज़दीक सेकुलरिज्म सिर्फ ये है कि जब आप पे वक्त पड़े तो हर शख्स आपके साथ खड़ा हो, जब दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म हो तो आपका उससे कुछ लेना देना नहीं होता। तो इसलिए आपको अपने इस रवैये को बदलना पड़ेगा। दूसरी एक आपकी परेशानी और भी है जिसका मुझे एतराफ़ करना चाहिए, वो ये कि हम ये चाहते हैं कि मुल्क सेकुलर रहे, लेकिन हम नहीं जी। वजह ये है कि हमें अपनी मजहब तशख़्ख़ुस, अपनी लिसानी पहचान और अपने मुआशी मफादात के लिए बिल्कुल आज़ादी मिलनी चाहिए। और एक आखिरी बात जो है वो ये कि इस मुल्क को ये समझना चाहिए कि इस मुल्क में मुसलमान क्रिकेट के 12वें खिलाड़ी के तौर पर नहीं रहना चाहता, बल्कि वो मेन टीम का हिस्सा बनना चाहता है और अपने जौहर दिखाना चाहता है। और जब भी ये मौका मिला है तो हमने अपना रोल अदा किया है, वो चाहे एंटार्कटिका में आधुनिक युग की गंगोत्री का क़याम हो, उसको किसने किया? एज़ेड कासिम और डॉक्टर सिद्दीकी ने। चाहे इस मुल्क के अंदर अगर आप देखें तो मिसाइल मैन कौन है? APJ अब्दुल कलाम है। इस मुल्क में आयुर्वेदा को
फ़रोग़ देने वाला सबसे बड़ा इदारा कौन सा है? हिमालय है, जो मुसलमान का है। और इस मुल्क में कौन सा ऐसा मैदान है कि जिसमें आपने मुसलमान को जब भी मौका दिया हो, अक़लियतों को जब भी मौका दिया हो, उन्होंने अपना रोल अंजाम न दिया हो और मुल्क की अज़मत को चार चांद न लगाए हो। तो बहुत अच्छी बात कही है अख्तर वासिफ़ साहब ने। और देखिए, उलझनें बहुत हैं और हमको इस पर गौर करना होगा कि किस तरीके से हम एक मस्बत रवैये के साथ आगे बढ़ें और जो एक मायूसी का सा एक आलम पैदा करने की कोशिश की जाती है उससे दूर बचें और कुछ अच्छे काम करें। मैं ज़फ़र महमूद साहब को भी इसमें शामिल करूंगा, लेकिन यहाँ मुख्तसर वक्फ़े ले लेते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। लौट कर आते हैं मुख्तसर वक्फ़े के बाद। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं हालिया मोदी 2 हुकूमत को लेकर और हम गौर कर रहे हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़ें ताकि इस हुकूमत में जो है हम जो सबका विश्वास वाली बात वज़ीर-ए-आज़म ने कही है उसको हासिल करके वो भी विश्वास हासिल करें, हम भी विश्वास हासिल करें और कुछ ना कुछ हासिल कर लें। ज़फ़र महमूद साहब, आप बहुत पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको देखा है। आपकी जो कोशिशें भी होती हैं कौम के लिए वो इस तरीके की होती हैं कि आप देखते हैं कि मैं किस तरीके से मेहनत करूं कि ये चीज़ें जो हैं एक मस्बत रवैये के साथ आगे तक जाएं। अब हमारे लिए लाए-अमल क्या होना चाहिए? एक तो हुकूमत की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से, उनकी इमा के ऊपर कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए ताकि मुसलमानों को और दीगर माइनॉरिटीज़ जो हैं वो अपने को ज़रा अच्छा फील करें अंदर से। नहीं, जैसे मुख्तार अब्बास नकवी साहब से भी मैंने ख़ास मुलाकात की थी, उन्होंने कहा कि हम 5 करोड़ स्कॉलरशिप जो है वो हम देंगे अक़लियतों को और 25 लाख एम्प्लॉयमेंट की भी बात की है और जो उनकी बाकी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की जो स्कीम्स वगैरह हैं वो चलती रहेंगी, वो सारा कुछ है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम कहीं ना कहीं शक व शुबहात में मुब्तला हो जाते हैं तो इन स्कीम्स का फ़ायदा जो अक़लियतों में दीगर मज़ाहिब के लोग हैं वो उठा लेते हैं। ऐसा नहीं है, पहले भी बस 2/3 जो परसेंटेज है अक़लियतों में वो मुसलमानों की है, लिहाजा स्कॉलरशिप हमेशा से ज़्यादातर मुसलमानों को ही मिले हैं। पहले भी स्टैटिस्टिक्स यही बोलती है, दूसरे लोग को नाजायज़ उसका फ़ायदा नहीं उठाए हैं उन्होंने, अभी भी नहीं होगा। वो बिल्कुल अपनी जगह बात सही है, लेकिन ये देखिए साहब, ये जो स्कॉलरशिप है ये बहुत ज़माने से चल रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर। अगर ऊपर सतही बात करनी है तो बात और है, लेकिन अगर अंदर से भी दिलों को साफ़ करना है, उसकी कोशिश करनी है, जो कि मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो बोले हैं उसमें छुपी है वो बात, वो वाकई कोशिश करना चाहते हैं, तो मैं उसी के लिए सजेस्ट कर रहा था। एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि जो नौजवान 10-10, 15-15 साल जेलों में गए और उसके बाद अदालत ने कहा कि साहब ये तो मासूम थे और इनकी तो गलती थी ही नहीं, तो 50 लाख रुपए उसको दे दो, और जिन लोगों ने उनको गलत तरीके से फंसाया था उनकी तनख्वाह में से, उनके पेंशन में से काट लो, तो कुछ तो किसी हद तक ये बात चलेगी कि हाँ भाई हमारे साथ जो जाती हुई हो। अब उसके बाद फिर ये सोचना पड़ेगा कि अब और पॉजिटिव बातें क्या हो सकती हैं, तब ये चीज़ें जो नई स्कीम्स वगैरह लेकर के आ रहे हैं या आने वाले हैं तब फिर वो भी काउंट करेंगी। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा सबक है वो यही होना चाहिए मिल्लत के लिए कि हमें अपने को अंदर से मजबूत करने के लिए हम जिस काबिल बनाए गए हैं अल्लाह ताला की तरफ से, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हम उसके एम्बेसडर हैं पूरी दुनिया के लिए, तो वो हक़ अदा करो ना भाई। अपने वक्त में से, अपने रिसोर्सेज में से कुछ हिस्सा, माकूल हिस्सा निकाल करके ऐसे लोग, सिर्फ अपनी न्यूक्लियर फैमिली में नहीं लगे रहना है कि न्यूक्लियर फैमिली को ही हम किसी तरह से बेहतर बनाते रहें। अपना वक्त और अपने रिसोर्सेज, अपना जज्बे मोहब्बत दूसरे लोगों के लिए भी लगा करके बहुत आसान। हुकूमत हिंद की कोई 100 स्कीमें हैं, जो रिफाई स्कीमें हैं, वो मुसलमानों तक ज़्यादातर पहुंचती ही नहीं है। जिन लोगों को मिलनी चाहिए उन तक नहीं पहुंचती है। तो मेरा और आपका काम ये है कि एक कंप्यूटर ले करके और प्रिंटर और उसमें इंटरनेट, उन स्कीमों को डाउनलोड करके और आसपास मोहल्ले में पता करके कि किसको ये स्कीम का फ़ायदा मिलना चाहिए, उसका फॉर्म खुद भर दिया और ख़ुद जमा करवा दिया।
ये काम अगर हम करना शुरू करेंगे तो मिल्लत अपने आप एम्पावर बहुत होना अच्छी शुरू बात हो है, जाएगी, ये बड़ा अच्छा हर तरह काम से एम्पावर होना शुरू हो जाएगी। ज़मीनी सतह के ऊपर अपना वक्त लगा करके, अपने ज़राए, अपने वसाइल का इस्तेमाल करके, अपना जज्बा मोहब्बत दूसरों के साथ बांट करके उनको हम कोशिश करें कि आगे बढ़ें। फरूख साहब, बहुत अच्छी बात कही है ज़फ़र महमूद साहब ने। तो क्या हमारी कौम का जो नौजवान है, जो ज़्यादातर वक्त चाय खानों में या नाई की दुकानों पर या सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने में, बहुत क्विक रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने में, और उसे ये नहीं पता कि कौन किस नाम से और किस शक्ल के साथ वहाँ पे बैठा हुआ है, वो शख्स सही भी है या गलत है, कौन आपको चिढ़ाने के लिए, आपको गाली देने के लिए किस नाम के साथ बैठा है और कौन से मुल्क में बैठा है, आपको ये भी नहीं पता है, तो वो उस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने अपना वक्त भी बर्बाद कर रहा है। वो इस तरह के तामीरी काम नहीं कर सकता क्या? देखिए, इससे पहले दो बातें मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जैसा प्रोफेसर साहब ने बात कहा कि क्लास 1 अनसिक्योर्ड, माफ़ कीजिएगा, मैं नहीं मानता, मैं खुद नहीं मानता अपने आप को, और अल्लाह का एहसान है कि मैं इनसिक्योर्ड हूँ। ना मैं कभी फील किया और ना मैं हूँ, और ना मैं इंशाल्लाह कभी ऐसा इनसिक्योर्ड फील करूँ। मुझे डर किस चीज़ का, सिवाय अल्लाह के, जब तक मैं ठीक हूँ। दूसरी बात ये कि मुझे नींद अगर नहीं आती है कि मैं घेटोज़ में नहीं रहता हूँ। घेटोज़ आपने चुना है, ऐसा नहीं है। आप बहुत बड़ी मेजॉरिटी मुसलमानों की ऐसी भी जो घेटोज़ में नहीं रहती है। आप खुद आइसोलेट अगर होना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं सकता आपको, राइट। तीसरी चीज़, अब आप नोएडा में जाके देखें, ग्रेटर नोएडा में देखें, वहाँ तो घेटोज़ नहीं है, वहाँ क्या मुसलमान नहीं रह रहे, तो ये आपको खुद चुनना है। तीसरी चीज़ जो डॉक्टर साहब ने बात कही कि 50 लाख रुपए कॉम्पनसेशन वाली, मैं इनकी बात, चूँकि मैंने बहुत सारे टेरर एक्यूज़ के मुकदमे किए हैं और बहुत में कामयाबी मुझे मिली है माशाल्लाह, और मैं बहुत सारे मुकदमे अभी कर भी रहा हूँ। एक मुकदमा अभी सिर्फ एक नज़ीर है, मोहम्मद आमिर खान का, मैं उसमें लास्ट फेज़ में मैं लॉयर था उनके 2 मैटर्स में हाई कोर्ट में, उस पर NHRC ने 5 लाख रुपए दिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोर्ट के ये स्ट्रक्चर पास करने के बावजूद कि ये बिल्कुल फर्जी मुकदमा था, कोई स्टेप नहीं लिया गया। उनके जो ऑफिसर्स थे, जो हालांकि उस वक्त जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की ही थी। तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, आप इससे डिसएग्री हो सकते हैं, हम एज अ कम्युनिटी, एज अ रिलीजियस कम्युनिटी, एक मुसलमान होने के नाते हम अपने आप को इनब्लॉक करके एक वोट बैंक क्यों बनाना चाहते हैं? मेरा इस पर ऑब्जेक्शन है। हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी अलग है, हम मुसलमान हैं, हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी अलग होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं आपको वोट दूंगा या मैं आपका विरोध करूंगा इसलिए कि मैं मुसलमान हूं, ये गलत है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं कहता है, ये बिल्कुल नहीं कहता। और ये मतलब नहीं, ये ठप्पा किसने लगा दिया कि आप जो है खुद लगाते हैं? क्योंकि मैं ऐसे बहुत से मुसलमानों को जानता हूं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है और देते हैं। और कई वजूहात है, हो सकता है कैंडिडेट उनका दोस्त हो सकता है कैंडिडेट का उन पे कोई असर हो, तो इस तरीके से कोई बुराई नहीं। बीजेपी को वोट देना कोई शिर्क तो है नहीं ना। आप इस सियासी डेमोक्रेसी में आप किसी को वोट दीजिए, ये आपका अख्तियार है। आपको इन्फ्लुएंस करने वाला कोई भी नहीं हो सकता। आप क्यों इन्फ्लुएंस होंगे? कि आप क्यों ये इन्फ्लुएंस कि मैं मुसलमान हूं, मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूं, ये वोटिंग परसेंटेज ये है, मैं इसको वोट दे के वोट दूंगा। आप इससे अपने आप को, देयर इज नो अल्टरनेटिव, तीना मॉडल पे आप लेके आते हैं बीजेपी की हम अक्सरियत, भले लोगों ने वोट दिया हो, हम मुखालफत करते हैं। उससे क्या होता है कि वो अपने आप को कॉन्सोलिडेट करते, जो वहां फ्रिंज है, वहां हर आदमी गलत नहीं है। क्या मुसलमानों के काम इस सरकार में नहीं हुए? क्या मैं खूब जानता हूं। बल्कि मैं तो आपको ये कह सकता हूं, मेरे पास कुछ RTI से मैंने जानकारी निकाल कर रखी हुई है कि कुछ कामों में तो UPA 1-2 को मिला के ज्यादा NDA 1 ने काम हुआ है। मैं आपको ये, अच्छा मैं ये ज़बानी नहीं कह रहा हूं, मैं वकील हूं, मैं जो बात कह रहा हूं वो गवर्नमेंट के सोर्सेस से कह रहा हूं, कंपैरेटिव स्टडी के नाते कह रहा हूं। तीसरी बात और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को, और खास तौर से यूथ को, जैसे डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, मैं फैन हूं इनका बहुत बड़ा, इस तरह से काम करना चाहिए। आप कोई जरूरी नहीं है कि आप एजुकेशनिस्ट ही हों, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप किसी पेशे में हैं, आपको न्यूक्लियर मैनेजमेंट पे, अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इज्तिमाई करना शुरू करेंगे तो इज्तिमाई तंजीमों का हश्र क्या हुआ, या आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इनफरादी तौर पे भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, और वो सिर्फ मिल्लत तक नहीं है कन्फाइंड। अल्लाह ताला जो है वो रब्बुल आलमीन है, सबका है, सिर्फ मुसलमानों का तो खुदा नहीं है ना, सबका है। तो हम इवन मिल्लत के लिए भी काम करें, और भी जो लोग नीडी हैं, जो जरूरतमंद हैं, मेरे पड़ोसी हैं, उनका हक है मेरे ऊपर, मैं उनके लिए भी काम करूं। किसी भी मजहब के मेरा ये समीशन है। नहीं, बहुत अच्छी बात नहीं है, चाहिए। ये बात बहुत अच्छी है। नाज़रीन, यहाँ एक मुख्तसर वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इस गुफ्तगू का नतीजा क्या निकला। लेकिन जो बात फ़रूख साहब भी कह रहे थे, जो बात ज़फ़र महमूद साहब सभी ने लाजमन कही है कि हमको बंटना नहीं है आपस में। ये काम अहले सियासत ने लाजवाब किया,
खफा किसी से हैं, जीना मेरा अजाब किया। लौट कर आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है और आज हम एक मुख्तलिफ नज़रिए से मुख्तलिफ सेटअप में जो है हमारे मसाइल कर रहे हैं, और ताकि हम गौर कर सकें कि आइंदा 5 बरस हमें किस तरीके से चलना है। सोराब साहब, जो बात निकल के आई, एक देखिए आपने कहा बहुत से लोग रहते हैं, उसके पीछे बिल्डर का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बहुत से सियासतदान, बहुत ज़मीनें खरीदो फरोख्त करने वाले भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, माहौल बना दिया जाता है इस तरह का। मैं खुद जो है ऐसे ही इलाके को छोड़ के आया हूँ क्योंकि मैं वहाँ परेशान हो गया था। मुझे रोज़ाना पुलिस बुलानी पड़ती थी, वहाँ पे रोज़ाना रेहड़ी वाले आके खड़े हो जाते थे, उनसे लड़ता था तो मोहल्ले वाले आ जाते थे, तो मुझे वहाँ छोड़ के ही आना पड़ा। मैं सच कह रहा हूँ ये बात कि मुझे बहुत तकलीफ़ के साथ अपने उन लोगों को छोड़ के एक अलग इलाके में जाना पड़ा कि जिन लोगों से मुझे बहुत मोहब्बत थी, जिनके लिए मैं बहुत लड़ा था। आपके प्रोग्राम आवाम के कंजम्पशन के लिए है, वो खुद डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, ये खुद तय करेंगे। समाज में जो लोग लिख पढ़ बोल सकते हैं वो किस तरीके से आगे बढ़े। एक चीज़ें हैं जिसको बुनियादी सतह पर या ग्राउंड लेवल पर कहते हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है जो इलीट है, जो मालदार तबका है, मालदार से मेरा मुराद सिर्फ पैसे नहीं है, जिसको अकल है, तालीम है, तमाम चीज़ें, जो रहनुमाई कर सकता है एक जुमले में, उसको तो इस्लाह के काम करना ही चाहिए, उस पर फ़र्ज बनता है। इस बात से तो दस्तबरदार हो ही नहीं सकते आप। लेकिन ये भी हकीकत है कि 70-72 साल में आज जो हमारी हालात है, हम जो भी हैं बिकॉज ऑफ इसी कम्युनिटी की वजह से हैं, इसी हमारे कम्युनिटी के अंदर कुछ लोगों के काम करने की वजह से। हुकूमत का रवैया हमारे साथ उस तरह से नहीं रहा है जिस तरह से दूसरे समाज के तबकों के साथ रहा है। ये भी हकीकत है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम 70-72-73 साल में मेहंदी हाथ में लगा के हमारी कम्युनिटी बैठी है। जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, लेकिन हम जो भी हैं इसी कम्युनिटी के काम की वजह से है। ये उसका लायन शेयर है इसमें, ये भी हकीकत है। तो वज़ीर आज़म के पास एक दूसरी बात यह है, मौका है कि वो इस कम्युनिटी को ऊपर उठा सके। दूसरी बात यह है कि ये पैरामीटर, ये अप्रोच, ये स्टैंडर्ड हम आपस में बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या हुकूमत अगर हमसे यही एक्सपेक्ट करती है, मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूं जनरल वे में, तो क्या यही एक्सपेक्टेशन वो दूसरे हुकूमत के, दूसरे समाज के तबके के लिए वो करती है? यही अप्रोच है उसका। तीसरी बात यह है कि जब मुस्लिम अक़लियत की जब तरक्की की बात आती है, शेयर की बात आती है, जस्टिस की उसके साथ बात आता है, तो तमाम चीज़ें, हमारी हिस्ट्री, हमारे आइडेंटिटी, हमारे कल्चर, पर्सनल लॉ, बुर्का, तमाम पर डिबेट शुरू हो जाता है और ये मैसेज दिया जाता है कि तुम बैकवर्ड हो बिकॉज ऑफ योर रिलीजन एंड द कल्चर एंड द हिस्ट्री। क्या तुम यही पैरामीटर्स दूसरे कम्युनिटी के लिए तय करते हो? तुमको जब तुमने ये डिसीजन किया तो कि हम इसमें ट्रैप में मेरी क्यों बात आते सुन हैं? ले, मेरी बात हम सुन ट्रैप ले। में आते क्यों मेरी हैं? वही बात तो सुन मैंने ले, कहा। मेरी उन्होंने बात जय सुन श्री ले। राम कहा, इन्होंने अल्लाह मेरी अकबर बात कह सुन दिया, ले, क्योंकि दोनों को उससे फायदा हो रहा बहुत है। ही अहम बात बता रहा हूं जी। आपने इस देश की हुकूमत ने यह तय किया कि एसटी एससी के लाइफ्स को हमको ट्रांसफॉर्म करना है। आपने उसके कल्चर एंड वे ऑफ लिविंग को डिबेट किया क्या? यू टूक अ मेजर्स एंड आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया। ओबीसी के ट्रांसफॉर्म करना है, आपने उसके वे ऑफ लिविंग को डिस्कस किया क्या? आपने कहा क्या कि तुम बैकवर्ड हो बिकॉज ऑफ योर कल्चर? आपने एक डिसीजन लिया और ट्रांसफॉर्म कर दिया। मेरा यह मानना है कि हुकूमत हिंद क्यों नहीं आज तक एक फैसला ली कि इस कम्युनिटी का भी हक होता है, उसको क्यों नहीं तस्लीम की? मैं आपसे आखिर में लूंगा। जफर महमूद साहब जो ये बात कह रहे हैं, मैंने खुद देखा है कि घर के दरवाजे पर स्कूल है और बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो उसमें हुकूमत कहाँ जिम्मेदार हो सकती है? क्या कॉलेजों में दाखिलों में कहीं पे रोक लगती है? आप जिस तरह ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तहत आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी करवाते हैं, तो जिन बच्चों में सलाहियत होती है वो सेलेक्ट होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। देखिए ऐसा है साहब, अल्लामा इकबाल कह गए हैं कि वजूद अफराद का मजाजी है, हस्ती कौम है हकीकी। फ़िदा हो मिल्लत पे यानी आतिश ज़ने तिलिस्म मजाज हो जा। यही क्रक्स है। अंदरूनी तौर के ऊपर अपने को मजबूत करना, उसके लिए क्या हम पूरा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। सीधा सा जवाब है 99% लोग जो हैं वो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कंसर्न नहीं हैं। वो बदलना ज़रूरी है। पहले की भी जो हुकूमतें रही हैं नॉन बीजेपी के अलावा भी, उसमें भी लिप सर्विस रही है। ऐसा नहीं है कि कोई उसमें मुसलमानों का या माइनॉरिटीज़ का बहुत बड़ा कोई उद्धार कर दिया हो, ऐसा नहीं। मेरे पास बहुत आंकड़े हैं और मैंने बहुत स्टडी सब कर रखा है, उसमें हम न जाएं तो अच्छा है। अभी घेटोस की बात हो रही थी,
तो घिटोज़ का मामला ये है कि ये तो तय है कि घिटोज़ हैं और उसके बहुत से स्ट्रैंड्स हैं, उसके बहुत और सब मुसलमानों के नहीं है। हाँ, सब मुसलमानों के नहीं है, वो हमें हमारे पास जैन कॉलोनी भी हो सकती है, इस वक्त हम पंजाबी बाग भी हो सकता है, हाँ, हमारे पास चित्रंजन पार्क भी हो सकता है, तो चित्रंजन पार्क हो सकता है, पंपोश एन्क्लेव भी हो सकता है। तो ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। लेकिन आपके एक मिनट लेकिन आपके इस प्रोग्राम के ताल्लुक से मैं ये बात ज़रा कहता चलूँ, और ख़ासतौर से हुकूमत को बहुत दिनों से कह भी रहा हूँ, वज़ीर आज़म साहब के सामने भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया है, तो और लीडर ऑफ द अपोजिशन के सामने भी सबके, लेकिन वो बात जो सबसे बड़ी बात है, ये सच्चर कमेटी ये कहती है कि साहब मुसलमान सबसे के मुकाबले में पीछे हैं, और उसकी वजह ये है कि हुक्म बनाने में कम है अपने परसेंटेज के हिसाब से, मुनासिबत के हिसाब से। उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है, सिर्फ एक है बस, वो ये है कि जो हदबंदी कानून है उसका 9(1)(c) सेक्शन है, उसमें लिखा हुआ है कि वो इंतखाबी हलक़े, वो चुनाव क्षेत्र रिज़र्व किए जाएंगे शेड्यूल कास्ट के लिए जहाँ शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा हो परसेंटेज में। उसका कंटिन्यूस वायलेशन हो रहा है। अगर इतना ही कर दें कि उसको ठीक कर दें कि जो सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट परसेंटेज है उसे रिज़र्व कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली सबको अपने हिस्से का रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो ये कहा जाता है माइनॉरिटीज़ डिसएम्पावर्ड है, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स, आप खुद ही सोच लीजिए कि 14%, 14.25% सेंसस कहता है कि हम हैं, तो 77 सीधे लोकसभा में होनी चाहिए। लेकिन वो सच्चर कमेटी ने बताया है कि ये सब जो आप हम सोचते हैं कि टिकट नहीं मिलता और वोट नहीं मिलता, वो सब सेकेंडरी है। असली चीज़ ये है कि जहाँ पर मुसलमान बहुत बड़ी परसेंटेज में है, वो सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है कानून के ख़िलाफ़। अगर ये हुकूमत सिर्फ एक काम करे तो मैं जाके पूरे मुल्क में कहूँगा कि इनको बीजेपी को वोट दो। यही पैरामीटर मैं चाह रहा हूँ कि उसके काम पर ये तय हो, न कि कसीदाकारी पर ये तय हो जो 75 साल से होता है। लेकिन मैं आपको एक बात, अपनी लास्ट बात कह दूँ जी जी, कि देखिए मुसलमान जो है वो एक जिंदा कौम है, वो 5 साल तक बैठी नहीं रहेगी कि हम कुछ नहीं कर रहा है, इस हुकूमत के साथ भी मिल करके चलेगी, शाने से शाना मिला करके। चलिए हम उम्मीद करते हैं। फारूक साहब, आप आखिर में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो बस तहसीन भाई ये कहूँगा, हम लोगों को सरकार से इंगेजमेंट करनी चाहिए और सरकार से जो हमारे हुकूक हैं आइन के हिसाब से उनको मांगने की जो मशक्क़त है और जो उसके लिए जो भी डेमोक्रेटिक मीन्स हैं उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें बहुत हद तक ये अवेयरनेस भी लेके आनी है लोगों में, अपनी कम्युनिटी के लोगों में, ख़ास तौर से जो बहुत डाउन ट्रॉडन और मार्जिनलाइज्ड हैं, कि उनके हुकूक हैं क्या। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें अभी पता नहीं है। असल में है क्या कि तालीम हाई स्कूल कर लेना या इंटर कर लेने से मैं अपने ज़ाती तौर पे नहीं मानता कि आप क्वालिफाइड हो गए। जैसा डॉक्टर साहब ने बात कहा कि अगर आप अपने मोहल्ले में अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि ये फला स्कीम्स हैं या ये लोग परेशान हैं किसी वजह से, इन पे कोई इनके किसी राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, और अगर आप वकील हैं, आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप डॉक्टर हैं, अगर आप एक्टिविस्ट हैं किसी भी चीज़ में, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो अगर हर आदमी जो भी दानिश्वर है, जो भी जिसको अल्लाह ताला ने इस लायक बनाया है, वो अगर बहुत बड़ा नहीं, आप बहुत बड़ा हेडेक आज के डेट में ले भी नहीं पाएंगे, अगर आप 2-3 घरों का भी हाल देख लीजिए, अगर यही हम काम कर दें तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। और गवर्नमेंट के साथ इंगेजमेंट रखनी है, किसी की ना, देखिए मैं एक बात कहता हूं, न किसी की आप ब्लाइंड सपोर्ट कीजिए और न किसी का ब्लाइंड अपोज कीजिए। डेमोक्रेसी में कंडीशनल सपोर्ट होता है और कंडीशनल अपोज होता है। अखुल आसिफ साहब, जो इन्होंने बात कही कि लोगों को हमें बेदार भी करना है, मेरे जहन में अभी आया कि हमारे यहाँ जुमे का खुतबा होता है और पूरे मुल्क में, हम क्या इन खुतबात का इस्तेमाल इन स्कीमों के प्रमोशन में और इन सब में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि ताकि लोगों तक ये बात पहुंच जाए गहरी कि भाई अभी ये जो दाखिले हो रहे हैं इसकी आखिरी डेट ये है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आखिरी तारीख ये है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये हम वहाँ पर देखिए ईरान, सऊदी अरब, दुनिया भर की बातें कर लेते हैं, तो हम क्या ये बातें भी कर सकते हैं इन खुतबात में, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं क्या? मेरी राय बहुत ईमानदारी से 1-2 बातें मैं आपसे कह दूँ, मैं 1-2 बात आपसे ज़्यादा तोड़ चाहूँगा। पहली बात आपका जवाब देता हूँ, मैं मजहबी मुक़्तदरा के से बहुत पुरुम्मीद नहीं हूँ, इसलिए कि उनका जो पूरा ओरिएंटेशन है वो मुख्तलिफ है। मेरी उम्मीद का मरकज़ डॉक्टर ज़फ़र महमूद, हमारे वकील साहब हैं, हमारे सोहराब साहब हैं, आप हैं, उर्दू की सहाफ़त है। और उर्दू की सहाफ़त नहीं बल्कि हमारे यहाँ कुछ एजेंसियों को ये चाहिए कि जो रीजनल लैंग्वेजेस मुसलमानों में बहुत ज़्यादा राइज हैं उनके अंदर भी इश्तहार दें
और उनके अंदर एक जागृति पैदा करें, बेदारी पैदा करें, वाकफियत करें, ये बताएं। एक बात। दूसरी बात जो मुझे आपसे अर्ज़ करनी है, मैं एक बात यहाँ कहता चलूँ जो इन्होंने बात कही अभी, मुसलमान बीजेपी से खुद अलग नहीं हुए, ये बात मैं चाहता हूँ आपके प्रोग्राम से दूसरों तक भी पहुँचे। 1967 में भारतीय जनसंघ के टिकट पर सबसे पहले दिल्ली के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से अनवर अली दहलवी जीते। जामा मस्जिद के इलाके से बेगम खुर्शीद किदवाई भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ती रहीं। सिकंदर बख्त मुस्लिम अक्सरियती इलाके से पार्लियामेंट में पहुंचे। जी इस्माइल साहब कस्साबपुरे से बीजेपी के टिकट पर जीते। मौलाना अखलाक हुसैन कासमी जो जमीयतुल उलमा दिल्ली के सदर थे, वो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के नायब सदर थे। और दिल्ली के डिप्टी मेयर बीजेपी के टिकट पर मशहूर आलिम दीन मुमताज़ मुअर्रिख सहाफ़ी मौलाना इमदाद साबरी हुए। ये बीजेपी थी जिसने 1984 में 2 सीटों पर कामयाबी से बौखलाकर ये तय किया कि उसे मुसलमान नहीं मंदिर चाहिए। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों ने कोई बेवफाई नहीं की, और मुसलमान जो हैं वो वोट बैंक न कभी थे, न हैं और न रहेंगे। वजह यह है कि अगर आपको याद हो, शेख अब्दुल रहमान जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। बंगाल में भी एक मुसलमान बीजेपी का सबसे बड़ा अफसर क्या ओहदेदार था। इन तमाम बातों के साथ मुझे जो बात अर्ज़ करनी है वो ये कि मुसलमानों को इस बात का हक़ है कि जिस तरह दूसरे बिरादरान वतन अपनी पसंद का वोट देते हैं, ऐसे ही वो भी दें। आखिरी बात वो ये है, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि मुसलमान नौजवानों को NGOs बनाने चाहिए और माइक्रो लेवल पे ये काम करना चाहिए, और उसके बाद अपने अपने इलाक़ों की जो मुसलमानों की और दूसरी अक़लियतों की, बल्कि दूसरे कमज़ोर तबक़ात की ज़रूरतें हैं और उनके लिए जो सरकार की स्कीमें हैं, उसमें उन्हें फैसिलिटेटर का रोल अदा करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा दिन उसी में लगा दें, बल्कि घंटे 2 घंटे रोज़ाना अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से निकाल के ये काम करना चाहिए। और आखिरी बात जो मुझे कहनी है वो ये कि हमें 2 चीज़ों में फ़र्क करना चाहिए। इस मुल्क में हुकूमत 5 साल में बदलती है, इस मुल्क का दस्तूर नहीं बदलता है। हम इस मुल्क के दस्तूर के पाबंद हैं, हम इस मुल्क के दस्तूर से जुड़े हुए हैं, हम इस मुल्क की सालमियत और इस मुल्क की अखंडता जो है उससे जुड़े हुए हैं। हमें और किसी से मतलब नहीं होना चाहिए, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि हर आने वाली हुकूमत से हमें एक मुस्बत रिश्ता बनाने की कोशिश करनी चाहिए, चूँकि ये हमसे ज़्यादा खुद हुकूमत और मुल्क के लिए ज़रूरी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज बहुत गौर व फिक्र किया हमारे मसाइल में, हमने नई हुकूमत को लेके भी, अपने मसाइल पर भी। आइंदा हफ्ते भी हम इसी तरह गौर करेंगे और हम देखना चाहेंगे कि हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। सभी ने बहुत मस्बत बात कही है, और मायूस जो लोग हो रहे हैं या जिनको किया जा रहा था, ये सब देखिए, जमहूरियत में कोई आता है, हुकूमत में कोई जाता रहता है। असल चीज़ ये है कि आपकी सोच कैसी है। अगर आपकी सोच मुल्क के साथ जुड़ी हुई है, मुल्क को आप तरक्की पर ले जाना चाहते हैं, अपने कांधों पर मुल्क को तरक्की कराना चाहते हैं, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। कोई रुस्वा तो कोई मोतबर होता ही रहता है। यहाँ ये खेल प्यारे उम्र भर होता ही रहता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।